नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे महाजनपद काल के कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में जो पीछे के वीडियो में बाकी बच गए थे। आज हमारा अध्याय संख्या 2 पूरा हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं गुप्त वंश की जानकारी प्रदान करवाने वाले प्रमुख स्रोतों से। गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत गुप्त साहित्य, सिक्के, अभिलेख और प्रशस्तियां। किसी भी वंश के बारे में अगर अपन जानकारी लेते हैं तो साहित्य का उसमें मुख्य योगदान रहता है। उसके पश्चात उनके द्वारा लिखे गए अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपके पाठ के शुरुआत में बताई थी। पत्थर, धातु या कठोर किसी भी वस्तु पर उत्कीर्णित जो लेख होते हैं उन्हें कहा जाता है अभिलेख। उसके बाद में एक शब्द आया है नया, वो है आपके सामने प्रशस्तियां। प्रशस्ति होती है किसी की प्रशंसा में लिखे गए लेख। यानी पुरातन काल के अंदर राजा के जो दरबारी कवि या लेखक हुआ करते थे वो अपने शासक की प्रशंसा के अंदर बहुत बड़े बड़े लेख लिखा करते थे। उसे कहा गया था प्रशस्ति। प्रशस्ति गुप्त शासकों के दरबारी कवियों लेखकों द्वारा अपने स्वामी यानी राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख क्या कहलाए, प्रशस्तियां। जैसे प्रयाग प्रशस्ति, इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख को क्या कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके बारे में लिखा गया है, समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का बहुत शौक था। वीणा बजाने का बहुत शौक था। समुद्रगुप्त एक संगीतज्ञ भी था। समुद्रगुप्त एक संगीतज्ञ भी था। हर कला में निपुण था समुद्रगुप्त। जातक कथाएं होती है मौखिक बातें, 2-4 लोगों के बीच में बैठकर की जाने वाली बातें जातक कथाएं। उनको धीरे धीरे उन बातों को सुन के और लिख दिया गया। ठीक है। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में पाली भाषा में, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में रचित मौखिक बातें क्या कहलाई, जातक कथाएं। जैसे गणतेंदु जातक नामक कहानी आपके अध्याय के अंदर एक दी हुई है। एक राजा था, वो वेश बदल के अपने प्रजा के बीच में जाता है कि प्रजा वास्तव में हमारे से कितनी संतुष्ट है उस चीज की जानकारी के लिए। तो प्रजा के हालचाल वो जब गांव में शहर के अंदर घूमता है तो उसको पता चलता है कि हमारा शासन वास्तव में किस तरीके से हम संचालित कर रहे हैं, इसमें कितनी क्या कुछ कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। ठीक है, ये बताती है गणतेंदु जातक नामक कहानी। फिर आता है आपके अध्याय के अंदर उपज बढ़ाने के तरीके। तो उपज बढ़ाने के तरीकों में गंगा और कावेरी नदी के मैदानी भाग के अंदर लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया जाने लगा। कब, 6ठी शताब्दी में। सबसे पहले लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग कहां पे किया जाने लगा, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा और कावेरी नदी की मैदानी भागों में। और पंजाब और राजस्थान के अंदर लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग कब हुआ, 20वीं शताब्दी के अंदर। कौन सी शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। मनुस्मृति आरंभिक भारत का पहला विधि ग्रंथ है। प्रश्न आ जाए, आरंभिक भारत का पहला विधि ग्रंथ कौन सा है, तो मनुस्मृति आरंभिक भारत का पहला विधि ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद में एक शब्द आता है गृहपति। गृहपति घर का मुखिया। पाली भाषा में छोटे किसान और जमींदारों के लिए गृहपति शब्द का उपयोग किया जाता है। और वेलालन, ठीक है, ये शब्द भी बड़े किसानों के लिए। अणिमई, ये शब्द भी किसानों के लिए भी प्रयुक्त किया गया। हर्षचरित एक रचना है जो बाणभट्ट के द्वारा कनौज के शासक के बारे में लिखी गई, हर्षवर्धन के बारे में। हर्षचरित किसकी आत्मकथा है, हर्षवर्धन की जीवनी है। किसके द्वारा लिखी गई, बाणभट्ट के द्वारा। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी, कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। प्रभावती गुप्त कौन थी, प्रश्न आ जाए, प्रभावती गुप्त कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। किसकी पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक नरेश की राजकुमारी। इसका नाम हमने क्यों लिखा, क्योंकि कहते हैं महाभारत काल के अंदर
महिलाओं का भूमि पर अधिकार नहीं था। तो प्रभावती गुप्त के एक अभिलेख से हमें पता चलता है कि प्रभावती गुप्त ने भूमि दान की। तो भूमि दान की तो उसके भूमि नाम थी, तभी तो दान की। तो महिलाओं का भी भूमि पर हक बताया गया। तो इसमें यह बता दिया गया कि राजा की राजकुमारी थी, तो धनाढ्य वर्ग की जो महिलाएं थी उनको भूमि पर अधिकार था। अग्रहार, अग्रहार वो क्षेत्र है जो भूभाग ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर मतलब मंदिरों के नीचे जो जमीन पुरानी टाइम में राजा महाराजा छोड़ देते थे उसे कहा जाता है डोली। क्या कहा जाता है? डोली। उसी तरह अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि अग्रहार कहलाती है। फिर आता है श्रेणी। श्रेणी, श्रेणी कह दो चाहे संघ कह दो चाहे संगठन कह दो, व्यापारियों और व्यवसायियों का एक संगठन, जिसे महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? श्रेणी के नाम से जाना जाता था। महाजनपद कालीन धनी व्यापारी को किस नाम से जानते थे? तमिल भाषा में महाजनपद कालीन धनी व्यापारी को कहते हैं मत्स्थुवन। तमिल भाषा के अंदर महाजनपद कालीन धनी व्यापारियों को कहा जाता था मत्स्थुवन, और प्राकृत भाषा में इन्हें कहा गया सतवाह या सेठी। सतवाह या सेठी। चांदी व तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रचलन में आए। प्रश्न आ जाए, आहत सिक्के किसे कहते हैं? तो भारत के अंदर सबसे पहले धातु चांदी और तांबे की धातु से निर्मित पंचमारक सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के कहलाते थे। भारत के अंदर सबसे पहले कौन सी धातुओं से निर्मित? चांदी प्लस तांबा से निर्मित पंचमारक सिक्के। कौन से सिक्के? पंचमारक सिक्के क्या कहलाए? आहत सिक्के कहलाए। उसके बाद में शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन से शासकों ने जारी किए? हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। प्रश्न आ जाए, भारत के अंदर सबसे पहले कौन से सिक्के जारी हुए? आहत सिक्के। आहत सिक्के किसे कहा जाता है? तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में चांदी और तांबे की धातु से निर्मित पंचमारक सिक्के आहत सिक्के कहलाए। उसके बाद में शासकों की प्रतिमा के साथ और शासकों के नाम के साथ सर्वप्रथम किसने सिक्के जारी किए? तो हिंद यूनानी शासकों ने। फिर सोने के सिक्के सबसे पहले 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन से शासकों ने जारी किए? कुषाण शासकों ने। कौन से शासकों ने जारी किए बेटा? कुषाण शासकों ने। उसके बाद में पंजाब और हरियाणा के योद्धे कबायली गणराज्यों ने तांबे के सिक्के भी जारी किए। प्रश्न आ जाए, तांबे के सिक्के किसने जारी किए? तो पंजाब हरियाणा के कबायली और योद्धे गणराज्य ने। सोने के सिक्कों, सबसे सुंदर सोने के सिक्के अगर किसी ने जारी किए तो वो थे गुप्त सम्राट। कौन थे? गुप्त सम्राट। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में और चर्चा करेंगे, और इसी के साथ आगे के वीडियो में आपका ये लेसन भी पूरा हो जाएगा। तब तक बने रहिए आपके भाई के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।